ये क्वेश्चन 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कई बार आता है। आपको अगर 2 या 3 चीज़ें पता है तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा। इतना आसान होता है जेईई मेन का क्वेश्चन। देखिए आपने सिर्फ एक की मैचिंग करेक्ट करा दी, आपका आंसर आएगा, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। इससे आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस जेईई मेन में ज़्यादा आ रहे थे लास्ट ईयर, और हमें वो हटेगा तो कोई ना कोई दूसरा टॉपिक वहाँ रिप्लेस करेगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेईई मेन 2023 में किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जेईई मेन का एक फिक्स पैटर्न होता है, रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, जो पहला ही क्वेश्चन है वो सेमीकंडक्टर का है। तो जेईई मेन के बहुत आसान से क्वेश्चंस है और सीधे फॉर्मूला बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन के 2003 के जनवरी अटेम्प्ट, यानी कि जनवरी अटेम्प्ट कहलाता है बिकॉज वो जनवरी में स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो पेपर था ये 1 फेब को हुआ था। तो 1 फेब का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चों को इसकी जानकारी होती है, जैसे कि फर्मी लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ठीक बीच में होता है। ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, और इसके बीच में फर्मी लेवल होता है। यदि आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो फर्मी लेवल है वो नीचे आ जाता है। यदि आप इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हो तो आपका फर्मी लेवल जो है वो ऊपर चला जाता है। और जो कंडक्टर्स का फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, बिकॉज कंडक्टर्स हैव अ वेरी हाई कंडक्टिविटी। तो हमें मैचिंग अगर कराना है तो देखो क्या क्या मैच होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो मैचिंग होगा वो होगा इन द मिडिल, यानी कि इसका मैचिंग होना चाहिए सेकंड के साथ। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मैचिंग होगा फर्मी लेवल नियर कंडक्शन बैंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल नियर वैलेंस बैंड, एंड मेटल्स फर्मी लेवल इनसाइड कंडक्शन बैंड। कभी कभी आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी ना हो। जैसे मान लो किसी बच्चे को ये जानकारी नहीं है कि मेटल का जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, तो भी अगर आपने 3 भी मैच करा दिए, कभी कभी 2 मैच कराने के बाद भी आंसर आ जाता है, तो उससे हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाए। तो एक जेईई मेन का ये अपने आप में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो कि सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपने बहुत बार किया होगा। ये क्वेश्चन 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कई बार आता है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। यू हैव 3 डिफरेंट स्पीड्स, v1, v2 देन v3, और आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है मान लीजिए 3x, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, विच इज x डिवाइड बाय v1 प्लस x डिवाइड बाय v2 प्लस x डिवाइड बाय v3। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोई भी बच्चा इसको आराम से कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये जेईई मेन का दूसरा क्वेश्चन था 1 फेब वाले पेपर का। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। Given below are the two statements. Acceleration due to gravity is different at different places on the Earth's surface. Yes, this is absolutely correct. What about the second statement? Acceleration due to gravity increases as we go down below the Earth's surface. जनरल नॉलेज है। अर्थ में जब हम नीचे जाते हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। अगर हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाते हैं तो सेंटर पे 0 होती है। जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आते हैं, इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है। उसके बाद जैसे हम अर्थ की सरफेस से बाहर जाते हैं फिर से कम होती है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है, वो ग्रेविटी सरफेस पे होती है। दिस इज g एट सरफेस। मैक्सिमम ग्रेविटी होती है सरफेस पे। तो इसका मतलब इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है सरासर गलत है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्कोरिंग क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है कि सरफेस पे हर जगह ग्रेविटी सेम होती है? नहीं होती। क्यों नहीं सेम होती? बिकॉज 2 इफेक्ट होते हैं। एक, रेडियस इरेगुलर है। सबसे ज़्यादा रेडियस जो होती है वो इक्वेटर में पाई जाती है। पोल्स पे रेडियस लगभग 21 किलोमीटर कम होती है। तो पोल्स पे जी थोड़ा सा इक्वेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसके अलावा अर्थ का जो रोटेशन का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, वो ग्रेविटी को रिड्यूस करता है। और उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है वो कहाँ पे आता है? इक्वेटर पे। तो ये फिर से एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस इज अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिर से एक मैथ्स द कॉलम है। ये भी जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। जैसे कि हम सब जानते हैं एसी जनरेटर किस कंसेप्ट पे काम करता है। एसी जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब इसकी मैचिंग बी से होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दो मैचिंग कराओ आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी सब बता रहा हूँ। रेजोनेंस फिनोमिना टू अकर, रेजोनेंस फिनोमिना होने के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एल एंड सी दोनों चाहिए। और उसके अलावा क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो रेजोनेंस के शार्पनेस को दिखाता है, यानी कि इसका मैचिंग होना चाहिए डी से। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आपको अगर 2 या 3 चीज़ें पता है तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो उस पे से देखिए क्वेश्चन आ गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम। दिस इज अगेन इंफॉर्मेटिव। माइक्रोवेव, क्या रेडियो एक्टिव डीके में माइक्रोवेव बनती है? क्या माइक्रोवेव रैपिड एक्सेलेरेशन ऑफ डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है? क्या माइक्रोवेव इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है? क्या माइक्रोवेव क्लिस्टर्न वॉल से बनती है? यस, क्लिस्टर्न वॉल ऐसे वॉल्स होते हैं जो कि माइक्रोवेव को जनरेट करते हैं, तो इसकी मैचिंग होगी ए से। ये कहाँ से आएगा भाई साहब? तो ये इंफॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, अगर मान लो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी क्या आप बाकी 3 की इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे? कर सकते थे। गामा रेस, गामा रेस कहाँ पे बनती है? तो गामा रेस बनती है रेडियो एक्टिव डीके इन न्यूक्लियस से। इसका मतलब इसकी जो मैचिंग है गामा रेस की, बी की मैचिंग फर्स्ट से होनी चाहिए, सेकंड से, हाँ फर्स्ट से होनी चाहिए। तो बी की मैचिंग फर्स्ट में किस किस से हो रही है बस वो चेक कर लो। देयर इज ओनली वन आंसर। इतना आसान होता है जेईई मेन का क्वेश्चन। देखिए आपने सिर्फ एक की मैचिंग करेक्ट करा दी, आपका आंसर आएगा, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स कैसे बनती है? रैपिड एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। इसका मतलब इसकी मैचिंग सी से होनी चाहिए। सी की मैचिंग जो है सेकंड से किस किस में हो रही है? सी की मैचिंग सेकंड से 2 में हो रही है, लेकिन हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका था 1। और डी ये बचा एक्स रेस। एक्स रेस कहाँ से बनती है? इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। जानते हैं बच्चों उस एक्सरे का नाम क्या होता है? उस एक्सरे का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनती है। के टाइप, एल टाइप, एम टाइप एक्सरेज। तो देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैच द कॉलम थे, दोनों प्योरली स्कोरिंग क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If Earth has a mass 9 times and radius twice the planet of P, then Vp divided by 3 under root x will be minimum velocity required by a rocket to pull out the, यानी कि आपको एक नए प्लानेट पे एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये प्लानेट पे एस्केप वेलोसिटी है। आप कह रहे हो जो इसका मास है वो अर्थ का 1/9 टाइम्स है, और जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 1/2 टाइम्स है। तो जो मास है उसको अर्थ के मास का 1/9 टाइम्स डाल दीजिए, रेडियस को 1/2 टाइम्स डाल दीजिए। आपको यहाँ पे अंडर रूट 2 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कुछ मिलेगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। इसका मतलब उस अजीब से प्लानेट पर जिसका मास अर्थ का 1/9 टाइम्स है और रेडियस आधी है, उस प्लानेट पर एस्केप वेलोसिटी √2/3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होने वाली है। और अगर हम आंसर चेक करें तो हमें इस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू बतानी है, इस अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है? 2। सो दिस इज अगेन ए स्कोरिंग क्वेश्चन। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, मैंने आपको कहा भी था लास्ट वीडियो में कि डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर एक पोलराइजेशन पे लॉ ऑफ मेलस पे क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मेलस स्टेट्स दैट I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो आपका जो फर्स्ट पोलराइजर होगा वो इंटेंसिटी को कर देगा आधा, बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री। तो ऐसे कितने पोलराइजर चाहिए आपको
ताकि इंटेंसिटी जो है वो 1/64 टाइम्स हो जाए। सो वी नीड टोटल 6 पोलराइजर। यानी कि एक सिंपल से फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ आपको करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ये जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो होगा 0। यहां से अपन इसको कट कर सकते हैं और कट करके एक सेमी सर्कुलर वायर और एक निकाल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू पाई डिवाइड बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर मैच करेगा वो आंसर मैच करेगा 3। ये वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड होने वाले हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9th। अब यहाँ पे हमारे लिए गुड न्यूज़ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9th है ये पीओसी का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का, जो कि लास्ट ईयर जेई मेन के सब सिलेबस में था, बट इस साल जेई मेन के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, तो अपन इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस जेई मेन में ज़्यादा आ रहे थे लास्ट ईयर, और हमें वो हटेगा तो कोई ना कोई दूसरा टॉपिक वहाँ रिप्लेस करेगा। तो पीओसी का क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर इसके अंदर था।